बढ़ाते हुए आज कुछ फिर से एक अद्भुत कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ ऐसा मिरेकल की तरह बाजार में कि आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए और वहां से आपकी प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी हर हाल में आ जाए। दूसरी बात, कुछ हम लोग जो भी सेटअप सीखने वाले हैं उससे रिलेटेड एक दो मैं आपको हिडन जेम्स बताऊंगा कि वो हिडन जेम्स ऐसे तरीके की प्राइस को बस पहचान लीजिए कि यहां से मोमेंटम क्या होगा फर्दर। ठीक है, ये तरीके। तीसरी बात, आपको बहुत परेशानी होती है प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी होती है, प्राइस में निकलना कब है, एंटर तो मिल गया। चौथी, टाइम फ्रेम को लेकर कि टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करें। ये सारे आपके दिए गए तर्क हैं कि जब भी सेशन करूं तो इन सारे चीज़ों को मैं मेंशन करते हुए आगे बढ़ूं। ठीक है, आपको भी अगर अपनी कोई राय रखनी है इस तरीके की, जो मैं पॉइंट्स आपको कोई भी सेशन करते समय ध्यान रखूं और उनको आगे ले जाकर आपको ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ सुझाव दूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिलेंगे, वहां जाकर आप ज्वाइन करके अपने सारे सुझाव रख सकते हैं जिनको मैं आगे के सेशंस में ध्यान रखूंगा और क्लास में ज़रूर मेंशन करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे औसत मूविंग एवरेज को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, मूविंग एवरेज की मैंने 2-3 सेशन किए हैं, उनके लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जो है उसको ज्वाइन करिएगा ना, तो वहीं आपको मिल जाएंगे मूविंग एवरेज के कुछ वीडियोस वहां भी पड़े हुए हैं। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मूविंग एवरेज में एक रिलेवेंट मूविंग एवरेज जिसको सभी यूज करते हैं उसको कहते हैं 20 का मूविंग एवरेज। जैसे आज मैंने दोपहर में जो सेशन किया बॉलिंजर बैंड पर, चैनल ओपन कीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी मिल जाएगा। बॉलिंजर बैंड का मीडियन मतलब 3 लाइनों में से बीच का जो लाइन है वो 20 का मूविंग एवरेज होता है, 20 का औसत। अच्छा, 20 का औसत कैसे रिलेवेंट हो सकता है? सबसे ज्यादा वरीयता अगर बाजार में दी जाती है या तो 20 के मूविंग एवरेज को, उसके बाद अगर दी जाती है तो 50 के मूविंग एवरेज को। मैं 20 के मूविंग एवरेज को 50 के मूविंग एवरेज से कहीं ज्यादा आगे प्रेफर करूंगा। ठीक है, हालांकि आप किसी मूविंग एवरेज से प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, आप एवरेज को उपयोग करने के तरीके से प्रॉफिटेबल होंगे। एवरेज तो सभी यूज कर रहे हैं, कौन प्रॉफिटेबल दिखता है आपको? आप भी जाने कब से कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको तरीका इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए 20 के मूविंग एवरेज को रिलेवेंट बनाते हैं दो टाइम फ्रेम। पहला टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। दूसरा 1 डे टाइम फ्रेम। अच्छा, क्यों ऐसा है? देखिए 20 का मूविंग एवरेज अगर आप डेली पर यूज कर रहे हैं मतलब वो आपको 20 दिन का औसत दे रहा है, और एक महीने में टोटल नंबर ऑफ सेशंस होते हैं 22। इसका मतलब है, और एक दो हॉलीडेज और पड़ गए तो लगभग लगभग पिछले एक महीने का औसत भाव निकाल कर देता है जो डेली टाइम फ्रेम पर है, वो है 20 का मूविंग एवरेज। अच्छा, 20 के मूविंग एवरेज में जो 20 है वो एक कैंडल, दो कैंडल, एक कैंडल, जैसे एक डेली टाइम फ्रेम लगाया तो एक कैंडल एक दिन का, दूसरा कैंडल दूसरे दिन का, तीसरा कैंडल तीसरे दिन का, ऐसे टोटल नंबर ऑफ 20 होते हैं, तो टोटल 20 कैंडल्स का औसत है। तो अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर लगाएं तो 20 दिन की 20 कैंडल बनी होंगी, तो हमको 20 दिन का औसत मिल रहा है। ठीक है, तो 20 का मूविंग एवरेज क्या बता रहा है? प्रीवियस पिछले एक पूरे महीने की खरीदारी या बिकवाली का औसत भाव बता रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पिछले एक महीने की खरीदारी या एक महीने की बिकवाली का एवरेज प्राइस, अगर पिछले महीने और क्लोजिंग, सोर्स क्लोजिंग रखना है, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करना है। ठीक है, अब देखिए अगर पिछले एक महीने की क्लोजिंग ऐसे देखिए कि 1 दिसंबर को प्राइस क्लोज किया 100 रुपए पर, 2 दिसंबर को क्लोज किया 105 पर, 3 दिसंबर को क्लोज किया 110 पर, 4 दिसंबर को क्लोज किया 115 पर। आपसे कोई पूछे 4 दिनों का औसत बताइए, आप चारों को जोड़ देंगे और डिवाइड बाई 4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 4। ये औसत का तरीका हुआ ना, यही फॉर्मूला होता है। तो जो भी डेटा निकल कर आएगा, जो भी वैल्यू निकल कर आएगी, बता देंगे ये औसत भाव है। तो 1 2 3 4 चौथे दिन की क्लोजिंग क्या है? 115। औसत जो भी आएगा वो लगभग लगभग 107 108 के आसपास कहीं मिलेगा, लगभग लगभग, अमूमन बता रहा हूं, पूरी तरीके से क्लियर नहीं। ठीक है, तो 107 108 के आसपास मिलेगा। अब देखिए प्राइस की लास्ट क्लोजिंग क्या है? 115, और औसत क्या है? 107। मतलब एवरेज प्राइस के ऊपर भाव ट्रेड कर रहा है, और ट्रेंडिंग भी है। देखिए 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। तो ये प्राइस किस में चल रहा है? बाइंग में चल रहा है, खरीदारी में। इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्राइस, जो पिछले महीने की खरीदारी से एवरेज प्राइस से ऊपर चला है। मतलब अगर कोई प्राइस अपने औसत भाव के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग से देखेंगे कि खरीदारी का अवसर ढूंढेंगे। ठीक है, अगर कोई प्राइस 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको हम लोग नेगेटिव थिंकिंग से देखेंगे, बिकवाली के औसत अवसर ढूंढेंगे, सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और ऊपर है तो लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बात क्लियर हो गई? पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, मैंने कहा 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी यूज करते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर क्यों यूज करते हैं? एक बात बताइए,
एक पूरे ट्रेडिंग सेशन में कितना समय आप ट्रेड करते हैं? अगर घंटे में देखा जाए तो आप कहेंगे 6.25 घंटे, अगर पोस्ट मार्केट को मिला दे बाकी 6 घंटे। तो 3 ट्रेडिंग, पिछले, मैं कहता हूं ना 3 का आंकड़ा, पिछले जब भी आप इंट्राडे में बैठिए तो पिछले 3 दिन की खरीदार और बिकवाल ने जो भी कैसे खरीदारी की, जो भी प्राइस एक्शन रहा, उसको देख कर बैठिए, वही फॉलो होगा, वही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बार बार रिपीट कर रहे होंगे। बताया है कि नहीं बताया? तो देखिए, अगर एक दिन में 6 घंटे और 3 ट्रेडिंग सेशंस में 18, तो वही 20 के आसपास पहुंच गए। तो लास्ट 20 कैंडल्स 20 घंटों का औसत निकाल कर दे रहा है, जिसमें पिछले 3 दिन की एवरेज भाव निकाल कर दे रहा है, एवरेज प्राइस पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का, और उसके लास्ट ट्रेडिंग सेशन 3 दिन के जस्ट पहले के ट्रेडिंग सेशन के लास्ट 2 घंटे। मैं बताता हूं ना, एमेच्योर्स ओपन द मार्केट एंड प्रोफेशनल क्लोजेस द मार्केट। बाजार को हम जैसे छोटे रिटेलर ओपन करने के समय ट्रेड करते हैं, बिड करते हैं, और प्रोफेशनल क्लोजिंग टाइम पर बिड करते हैं। तो बड़े पैसे का डेटा क्लोजिंग आवर में मिलता है, मतलब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का पूरा डेटा और चौथे लास्ट 4th ट्रेडिंग सेशन का लास्ट 2 घंटे के डेटा का औसत, खरीदारी या बिकवाली जो भी। तो वहां भी आवली टाइम फ्रेम के प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है तो पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, नीचे कर रहा है तो नेगेटिव। तो आज हम लोग सिर्फ बाइंग के बारे में सीखेंगे, शॉर्ट सेलिंग भी सीखेंगे, लेकिन बाइंग पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखेंगे, शॉर्ट सेलिंग भी सीखेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बाइंग के बारे में क्या सीखेंगे कि खरीदारी कब और कैसे करनी, खरीदारी कब और कैसे करनी। तो ठीक है, तो 20 के मूविंग एवरेज को डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले तो प्लॉट कीजिए, और एक हैक बताऊंगा, जब तक वो नहीं जान लेते तो समझिए कुछ नहीं जाना है, क्योंकि वो जब बनता है तो काम करता है सर, ठीक है। देखिए, यहां पर मैं आपको बोलता हूं प्राइस, एक एवरेज को इस तरीके से डिफाइन कीजिए, ये एवरेज हो गया, ठीक है, और प्राइस पहले से 20 मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, इस तरीके से चल रहा है। एक दिन प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया ना, आ जाने दीजिए, आ गया है, अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब आने के बाद जब प्राइस अगले सेशन में भी चल रहा है तो भी चलने दीजिए, अभी भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब तक कोई रिट्रेसमेंट, किसी भी एवरेज के ब्रेकआउट के बाद जब तक पहला रिट्रेसमेंट नहीं होता है, कोई ब्रेकआउट के वैलिड होने के लिए हम लोग कोई एजम्पशन नहीं करते। ये प्राइस को चलना है 90 डिग्री के एंगल में, पूरा चले जाइए, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, सिंगल ट्रेड। आप क्या कीजिए, आप पहले किसी भी एवरेज को ब्रेक करने के बाद, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, ब्रेक करने के बाद सबसे पहला काम कीजिए, वहां पर रुकिए या फिर रिट्रेसमेंट कीजिए, थोड़ा सा लौट कर आइए नीचे की तरफ, और उस लौट के आने में लास्ट स्विंग लो नहीं जाना चाहिए। लास्ट स्विंग लो को समझिए, प्राइस इस तरीके के हायर हाइस के फॉर्मेशन में चल रहा हो, ऊपर एक 20 का मूविंग एवरेज आ गया हो, इस तरीके से प्राइस चलते हुए ये ब्रेक कर दे। ब्रेक करने पे मैंने कहा लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग नहीं करना है तो फिर प्राइस गिर जाए, और गिरने के बाद लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक करके प्राइस बस ये लास्ट स्विंग लो जहां से प्राइस मुड़कर रिवर्स होके ब्रेकआउट की तरफ गया था और इस एवरेज को ब्रेक कर दिया था, उस एवरेज के ब्रेक करने के बाद जब रिट्रेसमेंट हो तो औसत के नीचे तो भाव आ सकता है, ध्यान रखिए, औसत के नीचे प्राइस आ सकता है, लेकिन लास्ट स्विंग लो के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए, लास्ट स्विंग लो के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल क्लियर हुआ पॉइंट? तो देखिए, पहला एक इंपैक्ट में हाई बनने दीजिए, अभी लॉन्ग नहीं करना है, प्राइस लौट के आएगा और दोबारा जाकर अगर इस हाई को ब्रेक कर दिया, अब लॉन्ग कीजिए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, स्विंग लो का। आप कहेंगे ये एसएल एरिया बड़ा है, मैं कहता हूं हेजिंग सीखिए, हेजिंग सीखिए, कोई एसएल एरिया बड़ा नहीं है। आप 50 पॉइंट का एसएल लेके 50 पॉइंट का एसएल लेके 20 पॉइंट लॉस बुक करेंगे, मैं 200 पॉइंट 250 300 पॉइंट दूर अपना एसएल प्लान करूंगा तो भी 20 पॉइंट का लॉस बुक नहीं करूंगा, समझिए, ये हेजिंग होती है। अगर हेजिंग आपको सीखनी है तो देखिए, अभी मैंने जस्ट शुरुआत की है बेसिक से ऑप्शंस को सिखाने की, ऑप्शन एंड फ्यूचर को बिल्कुल बेसिक से जस्ट अभी बैच में शुरुआत की है। अगर आप जो एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी। मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे भूमिका बना रहा हूँ अभी ट्रेडर्स की, कि क्या ऑप्शन सेलिंग होती है, क्या हेजिंग होती है, सेलिंग से हेजिंग कैसे अलग है। कई लोग समझते हैं कि मार्जिन आपको 80,000 1 लाख रुपया देना पड़ता है एक लॉट को शॉर्ट करने के लिए, नहीं भाई, 30-35,000 इनफ फंड होता है आपके पास, 30 to 35,000 एक लॉट की पोजीशन के लिए इनफ फंड होता है। कोई बहुत पैसा देकर हेजिंग नहीं कर रहा है ट्रेडर्स, ऑप्शन सेलिंग को इतना कॉस्टली नहीं है, बस अभी आप तरीका नहीं समझते हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। और हेजिंग एक ऐसा टूल है कि जहां पर आप अपने एसएल एरिया को 500 पॉइंट दूर रखेंगे, और ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं भी गया तो 500 पॉइंट अगेंस्ट जाएगा तो भी आप लॉस नहीं करेंगे, 500,000 पॉइंट आपके अगेंस्ट मोमेंटम की आप टैकल कर सकते हैं। ये हेजिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, बताइए, एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाए
और इम्पैक्ट में जो हाई लग जाए, दोबारा लौट के आने पर यहां पर अभी शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी जब तक लास्ट स्विंग लो नहीं जाता, अभी लॉन्ग नहीं करना जब तक लास्ट स्विंग हाई नहीं जाता। अगर लॉट के प्राइस निकल गया तो अब लॉन्ग करना है, अब लॉन्ग करना है। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर इस तरीके की लॉन्ग पोजीशन मैं आपको दिखाऊं, आइए ध्यान रखिए। जो जो कॉन्सेप्ट बताता हूं एक एक कॉन्सेप्ट पे निगाह रहनी चाहिए। देखिए अभी तक एक बार भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहां पर प्राइस देखिए निकल के गया, निकल के गया, इंपैक्ट में हाई क्या लग गया ये, और मैंने कहा लास्ट स्विंग लो ध्यान कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझिए। मैंने कहा लास्ट स्विंग लो ध्यान कर लीजिए क्या लगे, तो लास्ट स्विंग लो क्या लगे हैं बताइए, लास्ट स्विंग लो लगे हैं ये, ठीक है। लास्ट स्विंग लो क्या लग गया ये, लास्ट स्विंग लो लगने के बाद प्राइस ऊपर गया और ये जब हाई लग गया तो मैंने कहा लॉट के रिट्रेसमेंट के बाद जब लॉट के जाए तो जब इस हाई के ऊपर निकलेगा तब लॉन्ग करेंगे। अभी बताया ना कि प्राइस इस तरीके का ब्रेकआउट करे और रिट्रेसमेंट के बाद दोबारा लॉट कर इस हाई के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे, और लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने से पहले पहले एवरेज के नीचे आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। यहां एवरेज के नीचे आ गया ये तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये है हाई के ऊपर नहीं निकला और लो के नीचे हाई के ऊपर निकलने से पहले आ गया। अब हाई लो के नीचे पहले आ गया ना तो शॉर्ट सेलिंग बनेगी। जब लो के नीचे प्राइस एक बार इंपैक्ट में मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, लॉट कर आए और स्विंग लो को ब्रेक कर दे तो सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग होती, सबसे बड़ी शॉर्ट सेलिंग वहां पर होती, ठीक है। तो यहां पर देखिए लो ब्रेक हो गए तो प्राइस ने एक बड़ा डाउनफॉल दे दिया। अब देखिए प्राइस में दोबारा से सेटअप बनने जा रहा है, फिर से प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर गया ना। मैंने कहा जहां तक जा रहा है चलने दीजिए, पहला रिट्रेसमेंट होने दीजिए। अब यहां पे पहला रिट्रेसमेंट देखने को मिला, प्राइस दोबारा से मूविंग एवरेज के नीचे आया। एवरेज के नीचे आने में मैंने कहा कि स्विंग लो ब्रेक नहीं होने चाहिए, तो या तो ये स्विंग लो मान लीजिए या जो आप प्रेफर करें, क्योंकि प्राइस लौटने के बाद यहां से ब्रेकआउट हुआ तो ये स्विंग लो भी आप मान सकते हैं। तो प्राइस जब लौटा तो स्विंग लो के नीचे जाने से पहले दोबारा ऊपर आया तो हाई ब्रेक कर दिए। अब मैंने कहा लॉन्ग बनेगा, अब लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और ये आपके पास टारगेट है, ये आपके पास टारगेट है। बात क्लियर हुई? अब आइए, अब देखिए मैंने आपसे पहले बोला कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जिससे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि कब कौन सा प्राइस क्या करने वाला है। क्या बोला मैंने? कब कौन सा प्राइस क्या करने वाला। मैं आपको एक फॉर्मेशन पढ़ाता हूं क्लास में, बहुत बार बताया भी है। नीचे टेलीग्राम को ओपन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको डोजी फॉर्मेशन का वीडियो मिलेगा, उसको देखिएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जब भी प्राइस एक इस तरह का कैंडल बनाए जिसमें बॉडी साइज ना के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं अनरिजल्टेबल कैंडल, कि इसमें कोई परिणाम नहीं है, बायर सेलर पूरी तरीके से इक्वल है, पूरी तरीके से बॉडी साइज ना के बराबर। देखिए डोजी के फॉर्मेशन ऐसे भी हैं कि बॉडी साइज थोड़ा मिल जाए, थोड़ा बड़ा मिल जाए या फिर ऊपरी लेवल में मिल जाए। मैं कहता हूं ऐसा फॉर्मेशन जिसमें इस तरीके की लकीर जैसी दिखे बॉडी साइज की जगह, बॉडी साइज की जगह इस तरीके का एक लाइन की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट 100 पर भाव खुला, एक्यूरेट 100 पर बंद हो गया। ये बायर या सेलर के प्रेशर को दिखाता है, ये कैंडल बायर या सेलर के प्रेशर को दिखाता है कि कितनी ज्यादा खरीदारी का प्रेशर होगा। एक ही भाव पर रुक कर रह गए, अच्छा एक दिन हो तो ठीक बात है, अगर 2 3 4 दिन हो रहा है और एक ही जोन में ऐसे हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है या फिर कैसे भी, मतलब नियर बाई औसत, नियर, अच्छा एवरेज प्राइस सबसे एक ऐसा प्राइस है जहां से निर्णायक भूमिका निभाएगा। सोचिए 20 कैंडल्स का औसत आप डेली टाइम फ्रेम पर लें और प्राइस ऊपर जाके दोबारा लौट कर यहां पर आ जाए तो ये पिछले 20 दिनों की जो औसत खरीदारी है उसके पास प्राइस आया कि नहीं आया। तो यहां पर कितना प्रेशर होगा बायर को बाइंग करने का, बहुत जोर होगा ना कि किसी तरीके से खरीदारी कीजिए, आपके औसत भाव के पास खड़े हैं, नहीं तो आपके औसत भाव के नीचे निकल जाएंगे प्राइस। तो वहां पर अगर एवरेज प्राइस के ऊपर 3 से 4 कैंडल या 2 कैंडल इस तरीके से नो बॉडी साइज बन जाए तो एवरेज प्राइस के ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको कहीं भी एसएल हंटिंग देखने को नहीं मिलेगी, और टारगेट रखिए 1:3, 1:4, 1:5, जो मन रखिए आप, जो आपका मन करता है रखिए, और एसएल एरिया इतना छोटा और टारगेट बहुत बड़े बड़े। ये अल्ट्रा प्रो सेटअप है सर, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, 20 के मूविंग एवरेज के नीचे अगर 3 से 4 डोजी फॉर्मेशन हो गए और अगर ऊपर 2 से 3 से 4 डोजी फॉर्मेशन हो गए, अगर डोजी फॉर्मेशन से ब्रेकआउट होते हुए 2 दिन और डोजी फॉर्मेशन इसके ऊपर हो गए, मतलब 3-4 सेशन या तो नीचे ट्रेड करे तो नेगेटिव, ऊपर ट्रेड करे तो पॉजिटिव, और जस्ट एवरेज के नीचे होगा और जस्ट एवरेज के ऊपर होगा, जस्ट एवरेज के ऊपर पॉजिटिव और जस्ट एवरेज के नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर लीजिए।
देखिए क्या कह रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर 3 फॉर्मेशन हुए, 4 हो गए मान लीजिए, 4 दिन प्राइस इस तरीके से फॉर्मेट किया, ठीक है। और मैंने कहा कि इसके पहले प्राइस एक हाई लगाकर आया था, अब ये इस तरीके का मोमेंटम दिखा रहा है और एवरेज प्राइस के ऊपर मैंने कहा स्विंग हाई मार्क कर लीजिए। इन कैंडल्स के हाई मत मार्क कीजिए, हो सकता है ट्रैप कर ले। जैसे ही स्विंग हाई निकले लॉन्ग कीजिए, एसएल स्विंग लो। दूसरी बात, इस तरीके का प्राइस है, प्राइस नीचे आया और ऐसे जाकर यहाँ पर इस तरीके की कैंडल्स के फॉर्मेशन कर रहा है, मैंने कहा स्विंग लो मार्क कर लीजिए, स्विंग लो जो भी लग गए मार्क कर लीजिए। एक बार प्राइस निकले शॉर्ट कीजिए, आपके सामने टारगेट होंगे, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े टारगेट होंगे। दिखाऊं, 3 से 4 कैंडल बनती है मून, इससे ज़्यादा भी बनती, ठीक है, इससे ज़्यादा भी बनती और 3 से 4 भी बनती। और जिधर ब्रेक हो जाए, अगर स्विंग हाई नहीं जा रहा, स्विंग उधर ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कीजिए, कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। आइए दिखाओ, बहुत ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। देखिए प्राइस ऊपर गया, नीचे लौट कर आया, स्विंग लो के नीचे नहीं आ रहा है। स्विंग लो के नीचे ना आने से पहले प्राइस ने 3 कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरीके से सॉरी माफी चाहूंगा, 3 कैंडल इस तरीके से बनाई, ठीक है। और 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन देखिए मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर हो रहा है, जस्ट ऊपर। मैंने क्या कहा, स्विंग हाई को मार्क कर लीजिए। क्या प्राइस है ये, 44,900। हाई क्या लग गया, 46,300। 44,900 और 46,300, पूरा 1400 पॉइंट का मोमेंटम है, 1400 पॉइंट। अच्छा आइए दोबारा आइए, प्राइस गया, स्विंग हाई ये लग गए। अब प्राइस एक सेशन तो ऊपर डोजी बनाया, अगला सेशन नेट टू नेट इसी पर बनाया और नेक्स्ट सेशन लो के नीचे। अब हमारे, मैंने क्या कहा, हाई लो मार्क करके बैठिए, बस हाई लो मार्क करके बैठिए, मोमेंटम आपका है, मोमेंटम आपका है। अब हाई ब्रेक हो जाते तो लॉन्ग कर देते, लो ब्रेक हो गए तो शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट किया, यहाँ पर शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद 43,900 का बाजार कहाँ तक गिर गया, 42,100 तक, लगभग 17-1800 पॉइंट का मोमेंटम वन साइड। दोबारा आइए, जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल नीचे डोजी बना, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बॉडी साइज था कि नहीं था। यहाँ पर कंपेयर कीजिएगा जरा, बहुत ध्यान से देखा कीजिए। देखिए प्राइस में सब कुछ सेटअप नहीं होता है सर, चीज़ों को सीख लीजिए, वो बहुत देर तक काम आएंगी। सेटअप तो एक बार काम आएगा, ठीक है, कैंडल्स बार बार काम आती हैं। मैं कोई भी ऐसा क्लास करता हूँ जिसमें मैं आपके लॉजिक्स पर बात करता हूँ कि आपके लॉजिक क्लियर किए जाएँ, प्राइस के डेटा को आप कैसे देखते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हैं, वो क्लियर किया जाए, ठीक है। तो आप उसको कम पसंद करेंगे, बहुत ना पसंद कर देंगे, बहुत कम लोग उसको आखिरी तक पहुंच पाएंगे देखते देखते, है ना। और जब मैं सेटअप की बात करूं तो आप लोग आखिरी, मैं आपको बताता हूं, प्राइस स्ट्रक्चर को समझिए, भाव की परिभाषा को, लैंग्वेज को समझिए, उससे पूरी तरीके से जुड़ाव रखिए। इसके लिए मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ, कि अगर आप किसी अपने एक रिलेटिव के यहाँ गए और आपके परिवार के सदस्य आपके साथ है और किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको पसंद नहीं है, आपके परिवार को पसंद नहीं, तो आप इस बात को पहचानते हैं कि मेरे परिवार के इस फैमिली मेंबर को ऐसी बात करना पसंद नहीं है, तो आपको उनका स्वभाव पता होगा कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन दूसरे किसी व्यक्ति को, अनजाने व्यक्ति को आपके पास रखा जाए, आप उसके बिहेवियर को पहचानते हैं क्या, नहीं पहचानते, तो आप नहीं जानते। तो मैं कहता हूँ एक इंडेक्स को ट्रेड कीजिए और प्राइस बिहेवियर को पकड़ लीजिए कि बैंक निफ्टी ऐसे मोमेंटम करता है। तो ये बैंक निफ्टी का एक साइंस सेटअप है कि इसी तरीके का मोमेंटम होगा जब भी। अब देखिए कंपेयर कीजिए, यहाँ पर बॉडी साइज था डोजीज में, था कि नहीं था, तो मोमेंटम जब हाई के मिला तो इतना मिला। यहाँ पर जितनी डोजी बनी है बॉडी साइज ना के बराबर है, तो जब मोमेंटम मिला तो इतना बड़ा मिला। और इन डोजी में बॉडी साइज जो मैंने बताया बिल्कुल एक लाइन की तरह दिखेगा, लीनियर लाइन की तरह। अब जो मोमेंटम होगा वो कितना बड़ा होगा बताइए। तो मैंने कहा स्विंग हाई मार्क कर लीजिए, स्विंग हाई ये लगे, स्विंग हाई निकला तो 44,600 का इंडेक्स 48,600 हो गया, 4,000 पॉइंट का मोमेंटम, 4,000 पॉइंट्स का मोमेंटम। बात क्लियर हुई कि नहीं। इस तरीके से जब आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तब आप प्रॉफिटेबल होंगे। और ऐसे में देखिए ये हिडन जेम्स है, मैंने कहा ना मैं आपको एक हिडन जेम बताऊंगा जैसे काम करता है प्राइस, इस तरीके से काम करता है प्राइस, ठीक है। आप डोजी फॉर्मेशंस को पहचानिए और नियर बाई मूविंग एवरेज बन रहे हैं, वही अनरिजल्टेबल कैंडल ही सबसे बड़ा रिजल्ट लेकर आएगी। बस स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करके बैठिए और देखिए आपको कैसे प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बनते हैं, ठीक है। और ट्रेड करके देखिए, लाइव मार्केट में जाइए। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कहीं इस बाजार में देखने को मिलेंगे नहीं, किसी बुक में नहीं लिखे, प्रैक्टिकल मार्केट की अप्रोच है, मैंने ट्रेड किए हैं इतने सालों से, ठीक है। हमारे ट्रेडर्स कब से इन चीज़ों को ट्रेड करते हुए प्रॉफिटेबल, और आप लोग भी इन्हीं पर काम कीजिए, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अपने जिन लोगों की आप भलाई का सोचते हैं और जानते हैं कि बाजार में बहुत कुछ उन्होंने गंवाया होगा, तो उनके साथ ये शेयर कीजिए, वो लोग भी कुछ ऑथेंटिक जानकारी को समझें, सीखें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।